शायरी में एक अजीब शान शख्सियत का नाम था वामिक जौनपुरी। उनको आम आदमी के जुड़ाव और उनके विप्लव भाव को लगातार पूजा और समझा जाता है, लेकिन बहुत कुछ लोग ही जानते होंगे कि इश्क के फील्ड में भी उन्होंने खासे छक्के और चौके लगाए हैं। तो आज पहली बात हम आपको रूबरू कराते हैं वामिक जौनपुरी के साथ की इश्किया घटनाओं पर चर्चा। कला और संस्कृत से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों में इंसानी खूबसूरती के लिए धड़कती धमक हमेशा से ही मौजूद रही है। यह दीगर बात है कि इन लोगों ने अपनी ऐसी निजी दुनिया के बारे में सामान्य तौर पर कोई चर्चा करने की जरूरत या हिम्मत ही नहीं दिखाई, शायद इस डर के चलते कि कहीं ऐसा न हो जाए कि उनकी मोहब्बत की चर्चाएं उनकी शोहरत पर राहु केतु की तरह तबाह बर्बाद कर डालें। लेकिन इसके बावजूद कई बड़े लोगों की रसीली और इश्क से सराबोर कहानियों का खुलासा उन लोगों ने खुद कर ही डाला। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक रहे खुशवंत सिंह ने अपनी दिल्ली नामक एक उपन्यास में एक जमींदार के यहाँ चलने वाले मुशायरों में छुपे छुपे होने वाली श्रोताओं और शायरों की मोहब्बत का खुलासा किया है कि किस तरह बूढ़े नवाब की जवान बेगम शायरी के बहाने शायरों की मजलिसों का आयोजन किया करती थी और वहां क्या क्या गुल नहीं खिलाए जाते थे। वाराणसी के विश्वविख्यात पद्मश्री किशन महाराज भी खासे रसिक थे। कुमार सौवीर से खास बातचीत में करीब 12 साल पहले किशन महाराज जी ने बताया था कि सभाओं में किस तरह उनके तबले को सुनने वाली युवतियां किशन महाराज की सदरी यानी कोट में नोटों की गड्डियां, बेशकीमती हार, अंगूठियां और प्रेम पत्र तक उनके सरका दिया करती थीं। किशन महाराज को अपने हुनर से जितना पारिश्रमिक अपने जीवन में नहीं मिल पाया, उससे कई गुना रकम तो उन्हें उनकी प्रेमिकाओं ने उन पर न्योछावर कर डाला था। भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल जैसी कविता को जनमानस तक झोर डालने वाले महान शायर वामिक जौनपुरी की पहचान आवाम को जगाने और उसे दलित कर डालने की कोशिश करने वाले अजीमुशान शायर के तौर पे है। मगर वामिक साहब के जीवन के कई पहलू अब तक पोशीदा यानी छिपे ही रहे हैं। मसलन उनका इश्क। अपने प्यार मोहब्बत की गाथाओं, किस्सों को वामिक साहब ने कभी भी जग जाहिर नहीं किया। सामान्य तौर पर उनके बारे में लोगों की राय यही थी कि जनमानस के लिए पूरा जीवन खपा डालने वाले वामिक साहब की जिंदगी में मोहब्बत के लिए ईश्वर ने कोई कोना छोड़ा ही नहीं था। मगर दुलत्ती संवाददाता की खोजबीन में आखिरकार यह साबित हो ही गया कि इस बेमिसाल शायर के दिल में आम आदमी के साथ ही साथ खुद के लिए मोहब्बत का भी एक विशाल समंदर लहराया हुआ करता था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने 3 संस्मरण लिखे थे, लेकिन उनके बड़े बेटे ने उनको चिट्ठी लिख के आबिद रजा बेदार उसके संपादक थे, उसके वो थे खुदाबख्श लाइब्रेरी के, तो उन्होंने कमीशन करके ये ऑटोग्राफी उनसे लिखवाई थी। तो उनके बेटे ने लिखा और खुदाबख्श लाइब्रेरी बहुत दिन तक तो वो टालते रहे उनके प्रकाशन को। फिर बाद में उन्होंने वो दांव खेला कि लड़कों का बहुत आग्रह था कि ये न छापा जाए, तो मैंने बाकी गुफ्तनी नागुफ्तनी उसका नाम था, कहनी अनकहनी। उन्होंने कहा कि मैंने गुफ्तनी अनगुफ्तनी गुफ्तनी का हिस्सा तो छाप दिया है और नागुफ्तनी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रवायत के हिसाब से 30 साल बाद। तो उसको शुरू करते वक्त हमसे कहा था कि अजय, मैं इसको जोश की यादों की बारात की तरह से फहश बनाने नहीं जा रहा हूँ। इसमें मैं 3 प्रसंग सेक्स के अपने लूँगा, एक पहला और एक कैजुअल किस्म का और एक प्लेटोनिक किस्म का। रोमानी प्लेटोनिक किसको कहते हैं? प्लेटोनिक एक तरह से आदर्श प्रेम जिसमें आप सेक्स को
तो मतलब हर फील्ड के माहिर थे वो वामिक साहब। उनके बेटे ने एक बार हमसे इसी बातचीत में कहा कि तुम नहीं जानते हो अजय, ये शायर लोग बहुत लफंगे होते हैं। चुप रहे हम। क्या हमने कहा कि बड़े भाई हम इस बात को हाँ कैसे कहें, मैं खुद शायर हूँ और मैं लफंगा नहीं। तो कोई ताज्जुब नहीं कि उनका इशारा जो है वामिक साहब की ओर रहा। लेकिन खुल करके उस मुद्दे पर बातचीत करते थे, जिस तरीके से आवाम के भूख पर बातचीत करते थे उसी तरह यौन इच्छाओं पर भी चर्चा करते थे। ये उनका खुलापन था या उनका उसको किस लहजे में देखा जाए? उन्होंने अपनी आत्मकथा में और ऐसे भी बातचीत में एक बार बताया था कि नाम भूल रहा इस समय, एक कोई बड़ी हस्ती का, कि उन्होंने कहा कि शारीरिक आवश्यकताएं आदमी को दबाना नहीं चाहिए और इसको साधारण रूप में लेना चाहिए, साधारण से बातचीत, शारीरिक आवेग, वरना ये आदमी में पर्सनालिटी डिफेक्ट पैदा कर। तो ये था उनका एटीट्यूड सेक्स के प्रति। ऐसे सेक्स की बात करते हुए हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं। जो परवर्जन सेक्स का होता है, ये बात वो बात कभी नहीं। लेकिन जैसे प्लेटोनिक जो प्रेम की बात आपने की है, उस बारे में क्या नजरिया था उनका? वो जब यहाँ थे बाराबंकी में, तो उनको एक महिला का खत मिला और उसमें उसने अपना प्रेम प्रकट किया था। बोले कि हमको बड़ा अजीब लगा अजय कि कोई ऐसा तो नहीं, कोई चालाकी, कोई बदमाशी कर रहा हो, जैसे फेसबुक में फर्जी आईडी चलते हैं। हाँ। कि फिर हमने अपने बहुत निकट के मित्र थे, कुछ दगे बैक ले रहे थे वो, मतलब उनकी हालत खराब थी थोड़ी सी, मतलब इश्क भी करना चाहते थे और फूंक निकली जा रही थी। नहीं, उनको लगा कि ये कोई फ्रॉड है, ऐसा है। हाँ, लेकिन मन में धड़कन तो बढ़ गई। जब उन्होंने अपने मित्र से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा। तो उन्होंने जवाब दिया और फिर वो चला। उस महिला ने लिखा कि फलां तारीख को आपको यहाँ मुशारे में बुलाया जाएगा, उसमें आप जहाँ आपको ठहरने को कहा जाए वहीं ठहरिएगा, अपनी ओर से मत इंसिस्ट कीजिएगा कि हम यहाँ नहीं, यहाँ ठहरेंगे। तो कहीं संयोजक ने हमको बुलाया और कहा कि आप हमारे घर पर ठहरेंगे और लोग इंतजाम करके। कल रात को वो अंदर की तरफ खुलने वाली एक खिड़की से वो लड़की आई और उसका हस्बैंड वहाँ जूते वगैरह का या चमड़े का व्यापारी था कलकत्ता में, और लड़की बहुत कविता रसिक। तो अपने तीनों सेक्स का वर्णन उन्होंने बहुत संयत स्वर में किया। नहीं, पहले इसी मुद्दे पर बातचीत कीजिए, क्योंकि आपका ये जो प्रसंग है वो खुशवंत सिंह ने जो किताब लिखी है दिल्ली, उसमें मुशायरे का और किस तरीके से इश्क होता है और उसमें कैसे आयोजक की परिवार की महिला अपने बढ़ावा देती है लेकिन अपने स्वार्थों में ले जाती है, ये पूरा समझना चाहता हूँ कि एक शायर के, नामचीन के शायर के साथ जो महिलाएं जुड़ती हैं उनका मकसद क्या होता है? शोहरत या अपनी आत्मसंतोष या राजनीति आगे बढ़ने का? ये लड़की शोहरत का तो कोई सवाल ही नहीं था जी। ये इस लड़की से शोहरत का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो बराबर गुप्त रहा। एक ही दो मुलाकात हुई केवल। तो हम समझते हैं कि इसमें उसका जो अप्रिशिएशन था इनके कवि के प्रति वही महत्वपूर्ण था। और रही बात खुशवंत सिंह की, उस लफंगे से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। मैंने दिल्ली नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी जो कुछ पढ़ा है और उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो यथार्थ बताया। बहरहाल हमारी चिंता का विषय नहीं है। तो वो लंबे समय तक ये मोहब्बत उनकी पींगे चलती रही या नहीं? ज्यादा समय तक नहीं चली। अच्छा। वो किसकी तरफ से टूटा?
हमारे समझ से वो लड़की की डेथ हो गई शायद, हमको याद नहीं ठीक से। तो कहीं ट्राई किया उन्होंने? 2 मुलाकातें हुई, एक तो उसके घर पर और दूसरे बनारस में। ये कहीं जा रहे थे तो उसने इनको देखा और बुलाया, वो अपने पिता के इलाज के सिलसिले में। वही महिला? हाँ। अच्छा, इसके अलावा कुछ और महिलाओं के साथ उनका था? रहा भी हो तो उन्होंने उसको लिखा नहीं है और न बताया है। हमारे साथ हैं धनंजय शुक्ल जी। इनका कहना है कि कोई भी प्रेम, उनका पहले तो मानना है कि प्रेम अपने आप में बहुत एक फ्रॉड है, धोखा है, लेकिन वैसे भी 2 लोगों के साथ के प्रेम एक साथ नहीं हो सकता 2 लोगों के साथ। आपका क्या मानना है? उनकी पत्नी से भी उनका प्रेम था और उस लड़की से भी प्रेम था, ये क्या था? ये शारीरिक स्तर पर समझौता था या? अभी हम उनकी पढ़ रहे थे बायोग्राफी अन्नपूर्णा जी की, तो अन्नपूर्णा जी ने भी उसमें बायोग्राफर ने लिखा है कि रविशंकर बराबर ये कहते थे कि 2 से प्रेम किया जा सकता। मतलब जैसे हम अमृता प्रीतम ने भी किया, साहिरों के साथ भी किया और इमरोज के साथ भी किया। नहीं, हमारा एंगल सर एक ये है, हमारा एंगल ये है, अगर प्रेम है तो दूसरे वाले बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे आपको प्रेम इनसे है तो हमसे भी है, तो इनको बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते हैं अगर प्रेम ही प्रेम है तो? असल में हमारे यहाँ जो प्रेम का कंसेप्ट है वो कुछ उल्टा है। हाँ। अमूमन प्रेम का मतलब मैं समझता हूँ कि देना होता है जी, और यहाँ प्रेम का मतलब ये समझा जाता है कि पोजीशन। हाँ बिल्कुल राइट। तो ये दिक्कत इसी से पैदा होती है। चलिए, अब तीसरा पायदान है रोमानी, उसमें जरा बताइए। वाल्मीकि साहब की कविता शुरू में तो रोमानी रही और मज़ेदार बात यह है कि पूरा प्रगतिशील कवियों को अगर आप देखिए, खासकर उर्दू के तो बहुत खास, कि उनमें रोमांटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन वाल्मीकि अकेले ऐसे कवि मुझको दिखाई देते हैं जिनके शुरू में 1-2 कविताओं में तो रोमांटिसिज्म है, उसके बाद ये बराबर झड़ता चला गया है और आखिरी दिनों की कविताओं में तो एकदम ऐसा रियलिज्म है। सफ़र नातमाम में भूख, प्रेत, इफरीत, चुड़ैलें, नाती, गाती, खारी शहरों में जब पहुंची तो खुले दर पाए, चढ़ गई सीढ़ियों पर, खट 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 बंद होने लगे पट। तो इस किस्म का जो यथार्थवाद है वो उनका अपना है। इसको रियलिस्टिक एटीट्यूड में माना जाए या इसको पराशक्तियों पर का प्रभाव दिखा जाए? नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल रियलिस्टिक। ये आज़ादी के बाद के भारत का चित्रण है उस कविता में। बहुत अच्छी कविता है उनकी, मैं समझता हूँ कि बहुत उनकी श्रेष्ठतम रचनाओं में है सबसे। तो ये था वाल्मीकि साहब का इश्किया अंदाज, जिसने अभी तक पोशीदा रखा था उन्होंने और पहली बार उनको खोला है अजय कुमार जी। इसी के साथ ही कुमार सोबीर और दुलत्ती को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा एक चैनल पसंद आता है, उसका कंटेंट पसंद आता है, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए कि दुलत्ती ऐसे भी मानी जाती है। शुक्रिया।